लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन्स कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, उसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हेलो एल्केन्स गिव 3 टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक, जिसमें हमने बताया था कि ये 2 तरीके के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर SN1 और SN2, ये 2 तरीके के होते हैं रिएक्शन। इसमें हम लोगों ने टोटल 13 रिएक्शन भी पढ़े थे। फिर इसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। कोई भी मॉलिक्यूल में अगर कायरल कार्बन 4 है तो उसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, वो हम लोग जब आपका ये वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल, तो वहां पर मैं करा दूंगा, छोटा सा टॉपिक है। दूसरा आज जो पढ़ना है, हम लोग ने ये टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती है, SN1 और SN2। 13 रिएक्शन टोटल पढ़े थे और इसमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर की। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। 3 तरीके के हेलो एल्केन रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। Before I proceed, let me ask one question. Which of the following compound will give highest rate of SN2 reaction? इसमें से SN1 रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा? SN1 रिएक्शन कौन सबसे तेज देगा? Just wait for a second. Wait for a second. चलिए वहीं कराएंगे इसको, बाद में ही कराएंगे इसको, जब रिवीजन कराऊंगा तब कराऊंगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तब करा दूंगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में याद रखना DL नोमेनक्लेचर और SR नोमेनक्लेचर याद रखिएगा, ठीक है। और कार्ल इनगोल्ड CIP रूल याद रखिएगा, ठीक। आज हम लोग को स्टार्ट करना है एलिमिनेशन रिएक्शन। जो टॉपिक्स थोड़े बहुत मतलब आपके पेंडिंग हैं क्वेश्चंस कराने के लिए, वो मैं करा दूंगा, परेशान मत होइए। DPP के एक क्वेश्चन आपको करा देंगे, थोड़ा सा सब रखिएगा, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिटेल में हुआ है, जिसमें हम लोगों ने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा था। ये 2 स्टेप में होता था, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता था, ये 1 स्टेप में होता था, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता था। ये 2 तरीके के आपने ग्राफ देखे थे, ठीक। इसकी मैकेनिज्म्स आपने अच्छे से देखी थी। आज हम लोग को स्टार्ट करना है एलिमिनेशन रिएक्शन। हेडिंग डालिए एलिमिनेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अल्कोहल में पढ़ेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन इसको आप और डिटेल में पढ़ेंगे अल्कोहल में, एलिमिनेशन रिएक्शन। तब भी यहाँ पर इंट्रो करा दे रहे हैं, यहाँ अच्छे से पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर आपको टेंशन नहीं होगी। आज हमारे लोग का टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट होने का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ समथिंग। तो इसमें पहला लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ inverse process of addition रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का इनवर्स प्रोसेस होता है। कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। कैसे, फॉर एग्जांपल सी दिस कंपाउंड, इसमें अगर हम रिएक्शन करा दें HBr का, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन की एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन? मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंड व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट इज दैट, आपको यहाँ पर मिलेगा CH2 CH3 CHBr CH3। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन हुआ। क्या हुआ, एडिशन। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन? एडिशन मींस कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड है क्योंकि अल्कीन है, इनटू अ सैचुरेटेड कंपाउंड।
और यहाँ पर एडिशन किसका हुआ है? जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, होल्ड फॉर अ सेकंड। हेलो हेलो, तो आई होप एडिशन रिएक्शन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एडिशन किसका हुआ? एच और बी आर का, एच और बी आर का। तो जब भी कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ के उसे सैचुरेटेड कंपाउंड बना दें तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। जब उल्टा करेंगे तो ध्यान से सुनिए, इन दोनों कार्बन में से ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा। अगर बी आर निकाल रहे हैं तो इधर से बी आर निकलेगा तो बगल वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो अगर यहाँ से जब बी आर निकला तो ये सी एच हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो सी एच टू। यहाँ पर हाइड्रोजन की एक वैलेंसी खाली हुई कार्बन की, और यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो इसे हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, conversion of saturated compound into unsaturated compound। अनसेचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है, अल्कीन और अल्काइन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुन लो, कोई भी आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें अगर आप दो एटम या दो से ज्यादा एटम जोड़ देते हैं और वो सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा आप कर देंगे, इनवर्स, तो दिस विल बिकम योर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर एटम इज रिमूव्ड, दो या दो से ज्यादा एटम रिमूव होते हैं और एक सेचुरेटेड कंपाउंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर अप टू हियर? यहाँ सब क्लियर है सभी को? एकदम सिंपल सी बात है। कन्वर्जन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड is called addition reaction and conversion of saturated compound into unsaturated compound is known as elimination reaction। अगला elimination reaction की definition लिख लीजिए। definition of elimination reaction, definition the reaction in which just wait for a second everyone, just wait for a second, just wait for a second। hold on for a second।
चलिए देखिए, द रिएक्शन इन विच स्मॉलर एटम, द रिएक्शन इन विच स्मॉलर एटम, द स्मॉलर एटम, स्मॉलर एटम का मतलब ये छोटे एटम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, OH हो गया, हैलोजेंस हो गया, ये सब स्मॉलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट हाइड्रोजन एंड OH एंड हैलोजेंस, ये सब क्या है, स्मॉलर, ये और ये स्मॉलर एटम है, ये स्मॉलर ग्रुप है, ठीक। एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ unsaturated compound, leading to formation of unsaturated compound। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें स्मॉलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम निकले to form unsaturated compound from a saturated compound, मतलब अल्केन से या तो अल्कीन बने या तो एल्काइन, from a saturated compound। अल्केन से अगर ये दो या दो से ज्यादा एटम रिमूव हों और उसमें कोई अल्कीन या एल्काइन बने तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन रिएक्शन is an example of elimination reaction is an क्या बेटा सर द रिएक्शन इन विच डेफिनेशन में क्या लिखा है? The reaction in which smaller atom or group of atom HOHX eliminated होगा यहाँ पर, eliminated and leading to the formation of unsaturated compound from a saturated compound is known as elimination reaction। The reaction in which smaller atom or group of atom, या तो एक एटम निकले या एक से ज्यादा एटम निकले, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड, मतलब एक सेचुरेटेड अल्केन से क्या बन जाए, अल्कीन या एल्काइन, तो उसे हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ इनवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़े हो तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा तेज होते हैं, और जितने भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आप जानेंगे कि जब आप क्या कोई भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा तेज तब होगा जब रिएक्शन में टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। और कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब होगा जब उसमें टेम्परेचर क्या हो, लो हो। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये कौन सा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। therefore according to Lee Chatelier principle, Lee Chatelier is the name of scientist, Lee Chatelier principle, the reaction will be favored, इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन ज्यादा तेज कब होगी, एट हायर टेम्परेचर। अभी सब एक एक चीज समझा रहा हूँ, परेशान मत होइए आप लोग। इसका अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, एनर्जी लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इंडोथर्मिक है तो इंडोथर्मिक में आप हीट देंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। भाई रिएक्टेंट की मान लो एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल है और रिएक्शन इंडोथर्मिक है, आप 50 किलो जूल और दे देंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी 150 होगी, ज्यादा होगी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। So this is the example of endothermic reaction and the reaction will take place at higher temperature according to Lee Chatelier principle। अभी समझाता हूँ एक एक रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा। पहला रिएक्शन ध्यान से देखिए, ये आपका सैचुरेटेड अल्कोहल है कि नहीं, दिस इज योर सैचुरेटेड अल्कोहल। यहाँ पर ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी कार्बन अल्फा कार्बन। तो ध्यान से सुनिए, रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ वन स्मॉलर एटम। तो यहाँ पर दो एटम निकलेगा, तो पहले तो कौन निकलेगा, ध्यान से सुनो, OH निकलेगा, और OH के अल्फा साइड से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से भी निकल सकता है और इस साइड से भी निकल सकता है। वो किधर से निकलेगा जब मैं आपको सेडजेफ रूल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक। तो मान लीजिए अभी तो दोनों तरफ अल्फा कार्बन सेम है, तो चाहे जिधर से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो जब यहाँ से एक OH निकालोगे तो ये CH हो जाएगा, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये CH2 हो जाएगा। अब कार्बन की यहाँ भी एक वैलेंसी खाली, यहाँ भी, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर किसका रिमूवल हुआ, ये क्या बना आपका, अल्कीन।
किसका रिमूवल हुआ? रिमूवल ऑफ टू स्मॉलर ग्रुप, रिमूवल ऑफ टू स्मॉलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम H एंड OH। H और OH निकला तो सेचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया? अनसेचुरेटेड में। और चूंकि यहाँ पर वाटर निकल रहा है, क्या निकल रहा है? वाटर। यहाँ का H और OH यहाँ पर वाटर बना लेगा, तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज डी हेलोजिनेशन, सॉरी डी हाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन मतलब वाटर, ठीक, डी हाइड्रोजिनेशन। इसी तरीके दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? एक सेचुरेटेड अल्कोहल था, सेचुरेटेड अल्कोहल से अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ। Sorry, this carbon will be called as alpha, this will be called as alpha, this will be called as beta। वो आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब एक कार्बन अल्फा से निकला और दूसरा एक OH ग्रुप अल्फा से निकला और हाइड्रोजन बीटा से निकला, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ, तो क्या बना? अल्कीन। ठीक, वो टाइप में आगे पढ़ाऊंगा। अगला रिएक्शन देखिए, ये भी तो मान लीजिए एक कंपाउंड है, यहाँ पर भी ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा और ये कार्बन बीटा, यहाँ से भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, तो अल्फा से Cl निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो यू विल गेट CH3CH, यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो CH2 बचेगा और दो वैलेंसी, इसकी एक वैलेंसी खाली हुई और एक वैलेंसी इसकी, तो इट विल फॉर्म अ अनसैचुरेटेड अल्कीन। दिस इज अ अनसैचुरेटेड अल्कीन। और ये क्या था आपका? सैचुरेटेड हेलो एल्केन, सैचुरेटेड हेलो एल्केन। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? दो ग्रुप, दो एटम निकले हैं, दो स्मॉलर एटम निकले हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और Cl। और एक सैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया? अनसैचुरेटेड में। यहाँ पर चूंकि हेलोजन निकल रहा है, तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज डी हेलोजिनेशन। तो कोई पूछ ले डी हेलोजिनेशन और डी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो बता लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का। हाँ सही कह रहे हैं, अभी आगे समझाता हूँ। बेटा स्क्रीन दिख तो रही है, बाकी लोग को ये बताइए समझ में आया? एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें से एक सैचुरेटेड कंपाउंड से दो एटम निकले और वो क्या बना दे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन है तो रिएक्शन क्या होगी? इंडोथर्मिक होगी। और इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर होती है, कब तेज होती है? जब टेम्परेचर हाई होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई लोग, सभी लोग, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? Conversion of a saturated compound into an unsaturated compound by the removal of atoms. Is this clear? It can be of two type. If H and OH is being removed, it will be dehydrogenation reaction. और अगर H और हेलोजन निकल रहा है तो it will be dehalogenation reaction. ठीक, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालिए। ये पूरा आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन किसका इनवर्स है? इट इज अ इनवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होगी? ये इंडोथर्मिक होगी। तो एडिशन रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। इसका ग्राफ आप जान ही रहे हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी और जब इंडोथर्मिक है तो हीट दोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल थी, रिएक्शन इंडोथर्मिक है, आपने हीट दे दिया 50 किलो जूल, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी 150 होगी। मतलब कि रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? प्रोडक्ट की। तो दिस यू विल गेट दिस ग्राफ। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? डेल्टा एच विल बी योर नेगेटिव। इंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। याद रहेगी सारी बातें? यस और नो? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऐसे रिएक्शन जिसमें रिमूवल किसका हो? दो या दो से ज्यादा एटम का, दो एटम का, और एक सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। ठीक, अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें लिखे एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप।
elimination reaction can be of two type. On the basis of removal of atom, on the basis of removal of atom, on the basis of removal of atom. ध्यान से देखिएगा, ये दो तरीके का हो सकता है। पहला होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एग्जांपल देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा बीटा एलिमिनेशन। चूंकि हम लोग चैप्टर हेलो एल्केन का पढ़ रहे हैं तो हम लोग एग्जांपल हेलो एल्केन का लेके चलेंगे, वाटर वाला नहीं लेंगे। आई बात समझ में? ध्यान से देखिएगा। ये आपका हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक, अल्फा और बीटा। यहाँ पर जब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, अल्फा से Cl निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन। याद रखना, बगल बगल वाले कार्बन से एटम निकलता है, ऐसा नहीं होता कि अल्फा से कार्बन भी निकल रहा है और हाइड्रोजन, ये एटम नहीं निकलेगा, बगल वाला निकलेगा। ठीक, तो यू विल गेट HC। यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई और यहाँ भी कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देंगे डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या रिमूव हो रहा है, हैलोजन, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर जो ग्रुप निकल रहे हैं वो किस पोजीशन से, अल्फा और बीटा से, तो इस एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यही रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक, दूसरा रिएक्शन भले ही समझा दे रहा हूं मगर वो आपके रिएक्शन का पार्ट नहीं है। दूसरा रिएक्शन है अल्फा गामा एलिमिनेशन। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए मैं ये कोई मॉलिक्यूल ऐसे लिख रहा हूं, आपको पता है कि जिससे हैलोजन जुड़ा रहेगा वो कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा, ये कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा, ये क्या कहलाएगा, गामा। अगर अल्फा गामा एलिमिनेशन होता है तो अल्फा गामा एलिमिनेशन में क्या होगा, हैलोजन अल्फा कार्बन से निकलेगा और गामा से हाइड्रोजन। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकला तो ये मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन निकला, तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH2। अब एक वैलेंसी इसकी खाली हुई और एक वैलेंसी इसकी खाली हुई, ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड। दिस विल बी अ साइक्लिक कंपाउंड। तो याद रखना, साइक्लिक कंपाउंड का भी जनरल फॉर्मूला अल्कीन से ही मिलता है। साइक्लिक कंपाउंड का भी जनरल फॉर्मूला किससे मिलता है, अल्कीन से मिलता है कि नहीं। इसका भी फॉर्मूला होगा CnH2n और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। याद रखना, जब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो इस केस में अधिकतर केसेस में क्या बनता है, अल्कीन या एल्काइन, बट जब अल्फा गामा एलिमिनेशन होगा तो इसमें क्या बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ एटम, मतलब कि एटम किस पोजीशन से निकल रहे हैं। अगर अल्फा बीटा से निकलेगा तो उसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे और अल्फा और गामा से निकलेगा तो उसे हम अल्फा गामा एलिमिनेशन बोलेंगे। दोनों रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। चलिए बताइए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, टाइप करिए, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। सरल समझ में आ रहा है, दो एटम्स का रिमूवल, या तो अल्फा और बीटा पोजीशन से या तो अल्फा और गामा पोजीशन से। अगर एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसको हम लोग डीहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, और यही जब अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ोगे तो इसे हम बोलेंगे डीहाइड्रोजिनेशन। बोलिए समझ में आया सभी को। चलिए बताइए, जो ये रिएक्शन होता है ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, conversion of unsaturated compound into saturated compound, good, by removal of two smaller, by removal of atoms or group of atoms, by removal of atoms or group of atoms। ठीक, रिएक्शन इंडो है कि एक्सोथर्मिक, गुड 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 एवरीवन, इंडो है। डेल्टा एच पॉजिटिव की नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। कैसे पहचानोगे कि कोई रिएक्शन एलिमिनेशन है, तो याद रखना सेचुरेटेड अगर अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है तो पक्का एलिमिनेशन होगा। ठीक है, अगर सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है तो किसका एग्जांपल होगा, एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन रिएक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं? दो, अल्फा बीटा और बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा और गामा। अल्फा बीटा में क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा में अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और अल्फा और गामा में क्या बनेगा? अल्फा और गामा में साइक्लिक। गुड। ये किसका इनवर्स प्रोसेस है? ये किसका इनवर्स प्रोसेस है? दिस इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ विच रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। गुड गुड। चलिए ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया? पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ग्रुप्स रिमूव। जो एटम्स निकल रहे हैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे या तो अल्फा बीटा होगा या तो अल्फा गामा। दूसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, classification on the basis of reaction mechanism। रिएक्शन की मैकेनिज्म पे हम रिएक्शन को कितने तरीके से, अच्छा ये बताओ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो मैकेनिज्म के बेसिस में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे? तीन। कैसे तीन लग रहा है? दो, SN1 और SN2 ही तो था, SN1 और SN2 ही तो था। इसी तरीके एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा ये तीन तरीके का होगा। एलिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये कितने तरीके का होगा? तीन तरीके का। याद रखना आपको अल्फा बीटा पढ़ना है, अल्फा गामा नहीं पढ़ना है, ठीक? अल्फा बीटा पढ़ना है। तो अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बेसिस पे बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन तीन तरीके का होता है। पहला होता है E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और तीसरा होता है E1CV। ठीक, कितने तरीके का रिएक्शन होगा? तीन तरीके का, जिसमें आपको E1 E2 पढ़ना है, E1CV नहीं पढ़ना है, ठीक है? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका E1 और E2 है, E1CV आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक? पहले मैं इनका छोटा सा मैकेनिज्म समझा दे रहा हूँ, ठीक? थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म सबका समझा दे रहा हूँ, फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? E1 रिएक्शन देखिए कैसे होता है। E1 रिएक्शन ये सिर्फ इंट्रो है, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। E1 रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज दिस इज योर हेलो एल्केन, सपोज करिए आपका हेलो एल्केन है, ठीक? और मान लीजिए इसमें स्टेप 1 में माइनस हाइड्रोजन हो जाए। पहले स्टेप में क्या निकले? हाइड्रोजन। तो अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये कौन सा कार्बन होगा? बीटा। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? बीटा वाले से। जब H माइनस निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, एंड इट विल बिकम कार्बोकटायन। क्या बन जाएगा? कार्बोकटायन। क्या बना? कार्बोकटायन। अब स्टेप 2 में क्या होगा? तो स्टेप 1 में हम लिख सकते हैं बीटा एलिमिनेशन पहले होगा, बीटा से क्या निकला? हाइड्रोजन। अब क्या होगा? अल्फा एलिमिनेशन होगा। अल्फा एलिमिनेशन होगा तो अब क्या निकलेगा? ये निकलेगा। और आपको पता है कि कार्बन और एक्स में, जस्ट सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। पहले स्टेप में एक्स माइनस निकलेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। भाई देखो दो आइटम निकलना है, हाइड्रोजन निकलना है और हेलोजन। मान लीजिए अगर पहले हेलोजन निकल गया, क्या निकल गया? हेलोजन। तो हेलोजन ये एक्स है, तो पहले क्या निकलेगा? एक्स। कार्बन और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? हेलोजन। जब निकलेगा तो हेलोजन नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर हेलोजन निकल गया तो ये बना कार्बोकटायन। क्या बना? कार्बोकटायन। तो यहाँ पर पहले कौन सा एलिमिनेशन हुआ? अल्फा एलिमिनेशन हुआ। तो अल्फा पोजीशन से कौन निकल गया? हेलोजन। अब स्टेप 2 में बीटा एलिमिनेशन होगा। और बीटा एलिमिनेशन का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, और कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो जब हाइड्रोजन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाएगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सामने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर दोनों के ऊपर चार्जेस हैं। इन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस, फॉर्मल चार्जेस। और फॉर्मल चार्जेस कंबाइन करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ध्यान से देख लो,
जो E1 रिएक्शन हुआ ये कितने स्टेप में हुआ? E1 रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ? एलिमिनेशन रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ? E1 2 स्टेप में होता है। पहले कौन रिमूव होता है? पहले कौन रिमूव होता है? पहले कौन रिमूव होता है? हैलोजन। हैलोजन। और क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, गुड। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक, हाइड्रोजन रिमूव होगा। और क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये जब रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और कार्बोकेटायन बनता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे ही तो दिख रहा है, SN1 की SN2 जैसा। ये किसके सिमिलर है? SN1 की SN2 जैसे। SN1 में SN2 में भी तो कुछ ऐसा रिएक्शन था जिसमें 2 स्टेप में होता था, कार्बोकेटायन बनता था। तो E1 रिएक्शन इज सिमिलर टू SN1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन किसके सिमिलर होता है? SN1, क्योंकि SN1 भी कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। और यहाँ भी रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अगर रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है मतलब कि जो ग्रुप निकल रहे हैं वो 2 स्टेप में निकल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? E1 रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब आइए E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन देखिए, E2 रिएक्शन कितने स्टेप में होगा? जाहिर सी बात है, अगर ये SN1 के सिमिलर है तो ये किसके सिमिलर होगा? इट विल बी सिमिलर टू SN2। इसमें क्या होता है? अल्फा और बीटा एलिमिनेशन जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब कि यहाँ पर अल्फा वाला ग्रुप और बीटा वाला ग्रुप एक ही साथ रिमूव होते हैं। तो रिमूवल को हम लोग किससे दिखा दे रहे हैं? डॉट से। और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे? HX, ठीक। और जैसे जैसे ये रिमूव होते रहेंगे यहाँ पर बॉन्ड बनता रहेगा। एक टाइम आएगा जब ये निकल जाएगा HX और ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे एंड यू विल गेट H C डबल बॉन्ड H और यहाँ पर H। ये आपका क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो याद रखना, चाहे E1 रिएक्शन हो चाहे E2 रिएक्शन हो, दोनों में हाइड्रोजन और हेलोजन ही रिमूव होंगे। बट E1 में रिएक्शन में 2 स्टेप में होता है, पहले हेलोजन निकलता है तब हाइड्रोजन निकलता है, और यहाँ पर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ? ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ? एक स्टेप में। और एक चीज यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है और यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है। तो इस कार्बन की वैलेंसी देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, और ये वैलेंसी 5 को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोले थे। और ट्रांजिशन स्टेट भी किस में बनता था? SN2 रिएक्शन में। देख लो, रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप, मोर एवर there is a formation of transition state, therefore this is an example of SN1, मतलब this is similar to SN1 reaction। बोलो, ये बात समझ में आई? anyone has any doubt? anyone has any doubt? कहाँ गई हो? लेटी शायद होगा। मत इसीलिए यार, अगरबत्ती बेटा को माइक, भी ले आओगे। अगरबत्ती मतलब ऋचा जी अपने माइक ओपन है। भगवान ऋचा जी माइक बंद करिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? anyone has any confusion? should I proceed? E1 रिएक्शन कितने स्टेप में होगा? E1 रिएक्शन कितने स्टेप में होगा? जल्दी जल्दी टाइप करिए। 2। किसके सिमिलर होगा? किसके सिमिलर होगा? SN1। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, ठीक ठीक। E2 रिएक्शन कितने स्टेप में होगा? एक स्टेप में। किसके सिमिलर? SN2। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। गुड गुड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो जिनको SN1 SN2 अच्छे से आता है वो इसको कर लेंगे, ना भी आता है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। अगला है हमारा तीसरा, E1CB रिएक्शन। E1CB रिएक्शन, E1C1 रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ E1 रिएक्शन। ये किसका अपोजिट है? E1 रिएक्शन का। मतलब यहाँ पर पहले कौन रिमूव हो रहा था? हेलोजन रिमूव हो रहा था। तो यहाँ पर जब अपोजिट होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन पहले निकलेगा और यहाँ पर दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन निकल रहा था, तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या निकलेगा? हेलोजन निकलेगा। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ E1 रिएक्शन। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा? E1CB में मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी टेक दिस कंपाउंड,
तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये E1 का अपोजिट है, तो E1 में पहले स्टेप में कौन रिमूव होता था? स्टेप 1 में रिमूव होता था आपका हाइड्रोजन, सॉरी हेलोजन। तो यहाँ पर पहले स्टेप में कौन रिमूव होगा? बीटा, मतलब बीटा एलिमिनेशन होगा। और यहाँ पर क्या रिमूव होगा? देयर विल बी द रिमूवर ऑफ H माइनस, सॉरी H प्लस, यहाँ पर H प्लस रिमूव होगा। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा प्लस फॉर्म में, तो यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वहाँ पर कार्बोकैटायन बनता था, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बे एनायन। वहाँ पर कार्बोकैटायन बनता था, यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बो एनायन। अब स्टेप 2 में क्या रिमूवल होगा? हेलोजन का रिमूवल होगा। तो ये कौन सा एलिमिनेशन हो गया? अल्फा एलिमिनेशन हो गया। जब हेलोजन रिमूव होगा तो ये X निकला, ये कार्बोकैटायन बनाएगा, यू विल गेट दिस HC माइनस H, यहाँ पर C पॉजिटिव HH, ये दोनों कंबाइन करके दे विल फॉर्म बताइए, ये समझ में आया सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? E1CB कितने रिएक्शन में होगा? E1CB कितने स्टेप में होगा? E1CB कितने स्टेप में होगा? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बे एनायन, कार्बे एनायन, ठीक है। किसका इनवर्स है? ये किसका उल्टा रिएक्शन है? किसका रिएक्शन का उल्टा है? E1। Am I clear to everyone? What do I mean by elimination reaction? अगर पोजीशन की बात करेंगे तो दो तरीके का एलिमिनेशन होगा, अल्फा बीटा या अल्फा गामा। अल्फा बीटा में अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, अल्फा और गामा में साइक्लिक कंपाउंड। फिर E1 रिएक्शन अगर मैकेनिज्म की बात करें, मतलब कि रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, तो रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो रिएक्शन तीन तरह की होगी, E1, E2, E1CB। E1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? दो। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, सिमिलर टू SN1 रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके अगर हम E2 की बात करेंगे तो ये स्टेप 1 एक स्टेप में होता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, और ये SN1 के सिमिलर, SN2 के सिमिलर होता है। E1CB E1 का जस्ट उल्टा है। बोलो यहाँ तक सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन अप टिल हियर? यस और नो? एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके। किसी को कुछ पूछना है? शुड आई प्रोसीड? शुड आई प्रोसीड? एकदम कॉमन सेंस की बात है। अगर हेलोजन पहले निकला तो अल्फा एलिमिनेशन, उसके बाद अगर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन निकला बीटा एलिमिनेशन, दो स्टेप में हुआ E1 रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन और हेलोजन अल्फा बीटा एलिमिनेशन एक साथ हो गया तो E2 रिएक्शन, और बीटा एलिमिनेशन पहले और अल्फा बाद में तो E1CB। इज दिस क्लियर? बाकी लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, सबको क्लियर है? यस तो टाइप कर दिया करिए, यस नो जो हो ना समझ में आए तो फिर से एक्सप्लेन करो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग को E1 रिएक्शन को डिटेल में देखना है, तो अब पहले अगली हेडिंग डालिए। अभी तो हमने E1 रिएक्शन को सिर्फ ऐसे रफली देखा था, तो अब E1 रिएक्शन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। E1 रिएक्शन देखिए, this reaction is carried out, this reaction is carried out, this reaction is carried out in weak base। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे जानोगे रिएक्शन E1 है कि E2 है, ठीक। ये जो आपके क्या कहते हैं, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया या अल्कोहल, ये आपका मिथेनॉल है, ये वाटर है, और ये आपका इथेनॉल है। ये सब क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। तो कैसे जानोगे रिएक्शन एक स्टेप में होगी कि दो स्टेप में? वहां पर हम लोग कैसे जानते थे कि रिएक्शन एक स्टेप में होगी कि दो स्टेप में? हम ये देखते थे कि रिएक्शन में अगर 3 डिग्री है तो SN1 देगा, और 1 डिग्री है तो SN2 देगा। बट यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि रिएक्शन एक स्टेप में होगी कि दो स्टेप में? वो डिपेंड करेगा बेस पे। अगर वीक बेस है तो रिएक्शन दो स्टेप में होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये रिएक्शन है CH2CH, पूछ ले आपसे रिएक्शन E1 कब होगी, E2 कब होगी, तो याद रखना
जब आप वीक बेस यूज करोगे तो रिएक्शन E1 होगी और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे तो रिएक्शन E2 होगी। आई बात समझ में? वहां पर कैसे पहचानते थे SN1 और SN2 में? R को देख के, अगर आपका R 1 डिग्री था तो SN2 और 3 डिग्री था तो SN1। ये बात समझ में आई? हम लोग बेस देख के पहचानेंगे कि रिएक्शन E1 होगा कि E2। Is this clear to everyone? If the base is weak, if the base is weak, such as alcohol or it is water, then the reaction will take place according to E1 reaction, मतलब 2 स्टेप में होगी। बट यही अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 1 स्टेप में होगी। Is this clear? चलिए आगे देखिए। Just wait for a second. मैकेनिज्म देखिए इसका, जैसे पहले एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH सॉरी जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर हमने डाला CH3OH। अब आपको बेस देख के पता चल गया कि ये क्या है, वीक बेस है, तो रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में। तो पहले स्टेप में क्या होगा? अल्फा एलिमिनेशन होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर वीक बेस होगा तो रिएक्शन कितने स्टेप में होगा? 2। हम अभी आपको ये बताने नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसी का हमें मैकेनिज्म देखना है, और चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने वीक बेस यूज किया है तो रिएक्शन क्या होगा? E1 मैकेनिज्म से होगा, और यही स्ट्रॉन्ग बेस होता तो रिएक्शन E2 मैकेनिज्म से होगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए इसका मैकेनिज्म, और बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में, क्योंकि आपने वीक बेस लिया है, और जब वीक बेस लेते हैं तो रिएक्शन E1 होता है, और E1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? 2। और रिएक्शन के इंटरमीडिएट में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखिएगा। पहला लिखिए, रिएक्शन इज कैरीड आउट, रिएक्शन इज कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 भी हम लोग किस में कराते थे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही कराते थे कि नहीं? रिएक्शन इज कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट weakens the bond between कार्बन एंड हैलोजन, कार्बन एंड हैलोजन। अभी समझाऊंगा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कराएंगे, जैसे SN1 पढ़े थे डिक्टो वैसे ही स्टेप ऑन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स में पढ़े हो आप लोग? ये बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े हो? व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? यस और नो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है? किसी को पता है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? मैंने भी पढ़ा है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 81-80 के करीब होता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर किसी दो चार्ज हैं, उनके बीच अगर फोर्स F लग रहा है, तो अगर उसको पानी में डाल दो तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, मतलब कि जो फोर्स लग रहा होगा वो 80 गुना कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? इसका डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होता है, तो ये चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देता है? कम कर देता है। स्टेप वन देखिए क्या होगा, स्टेप वन देखिए। स्टेप वन में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। ये डेल नेगेटिव होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, तो ये दो चार्जेस हैं कि नहीं? ये दो चार्जेस हैं, ठीक। जब इसमें आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, क्या लेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल मैंने आप लिखा भी दिया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम होता है कि कार्बन और हैलोजन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देना? कम कर देना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन कम कर देना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है? ये कार्बन और हैलोजन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देता है? कम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी ले लो,
तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कितने गुना कम हो जाएगा, 80। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कारण ये इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भाई कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड कमजोर हो गया तो ये एक्स इजीली रिमूव होगा, और जब एक्स निकलेगा तो एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड इट विल फॉर्म अ कार्बोकैटायन। ये कितने कार्बो डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। ठीक, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने का कोई चांस नहीं है, यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, 2 डिग्री से 3 में नहीं कन्वर्ट हो सकता, यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, स्टेप 1 समझ में आया सभी को, ये कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब स्टेप 2 देखिए, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या था, कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड को कमजोर कर देना, जिससे हैलोजन इजीली रिमूव हो जाए और क्या बन जाए, कार्बोकैटायन। अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में जो कार्बोकैटायन बना है, अगर रीअरेंजमेंट होने के चांस हैं तो ये रीअरेंज होगा, मगर यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट होने का चांस नहीं है, तो ये क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकलेगा, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और ये रिएक्शन होगी फास्ट। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इट विल फॉर्म CH3 CH प्लस CH2 माइनस। अब ये दोनों आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक, ये जो स्टेप था ये स्लो स्टेप था। और एक चीज बताओ, स्लो स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रेट हम किसकी मदद से लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप से। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, जो स्लो स्टेप होगा उसमें जितने रिएक्टेंट होंगे उसकी पावर क्या होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा CH2H, इसकी पावर 1। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 1। इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं E1 रिएक्शन। E1 का मतलब होता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये सभी को समझ में आया, ये सभी को समझ में आया। सर स्टेप 1 दोबारा समझा दीजिए, ध्यान से देखो, ये आपका हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन में आपने हेलो एल्केन जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे डेल नेगेटिव। तो जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, कार्बन और हैलोजन जिसके ऊपर चार्जेस हैं इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, इसलिए हैलोजन इजीली रिमूव होता है और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है। अगर ये कार्बोकैटायन 1 से 2 में कन्वर्ट हो सकता है या 2 से 3 में कन्वर्ट हो सकता है तो उसमें होगा, अगर कोई चांस नहीं तो 2 डिग्री में ही रहेगा। ठीक, ये स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप का रेट हम स्लो स्टेप से लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, K टाइम्स रिएक्टेंट की पावर 1, और यहाँ पर रिएक्टेंट आपका यही था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 1। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दिस विल बी योर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बताओ बेटा समझ में आया, रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, जल्दी बोलो, रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, 2 स्टेप में। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ना लेते हैं तो रिएक्शन होती, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है, कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना। पोलर प्रोटिक का सॉल्वेंट का काम है कार्बन और हैलोजन के बीच को बॉन्ड कमजोर कर देना। रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, 2। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन,
अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर जो वीक बेस है, वीक बेस, यहाँ पर हम लोग वीक बेस लेते हैं, सेकेंड स्टेप में वीक बेस का काम आता है, वीक बेस, यहाँ पर हम लोग वीक बेस लेंगे। अभी समझाऊंगा वीक बेस का क्या काम है, ठीक है, वीक बेस का क्या काम है। तो हाँ बेटा, सर जब हैलोजन निकला था तो उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, और जब हाइड्रोजन निकला तो नेगेटिव, ये किस लिए? बेटा कार्बन और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? सही, इसलिए तो कार्बन और समझ गई। हेलोजन निकलेगा तो इससे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, ठीक है। जब कार्बन जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? कार्बन। तो ये क्या बना लेगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जब हाइड्रोजन ये निकला तो इस पे क्या चार्ज आया? कार्बन पॉजिटिव। यहाँ पर सॉरी, हाइड्रोजन जब जाएगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर एल्कोहल का काम क्या है, जो हमने एल्कोहल लिया था, ठीक। तो ध्यान से सुनो बेटा, एल्कोहल किस लिए लिया है। अब देखो ये कार्बोकेटायन बन गया, ठीक, और यहाँ से निकला क्या है? X माइनस। अब X माइनस का मन तो होगा कि एक बार चलो फिर से इसके साथ जुड़ लें, आई बात की नहीं भाई। X माइनस निकला, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। इसीलिए हम लोग एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल क्या करता है, इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है और इसको X से जुड़ने नहीं देता। तो दिस इज कॉल्ड सैल्वेशन या हाइड्रेशन इफेक्ट। सैल्वेशन और हाइड्रेशन इफेक्ट। एक बार मैं पूरा रिएक्शन फिर से समझा रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। वैसे ये टॉपिक बहुत सरल है, बट तब भी मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है और साथ ही साथ हमने जो बेस लिया है वो वीक बेस लिया है। क्या लिया है? वीक बेस। मगर वीक बेस का रोल सेकेंड स्टेप में आएगा। किस स्टेप में आएगा? सेकेंड। स्टेप वन में सिर्फ पोलर प्रोटिक रिएक्शन। देखो जैसे आप मान लीजिए ये आप है, ठीक, मान लीजिए ये हर्ष है, नहीं हर्ष नहीं लेंगे, और कोई है, ये प्रशांत है, ठीक, ये प्रशांत की गर्लफ्रेंड है। प्रशांत चाह रहे हैं कि अपने गर्लफ्रेंड से हम छुटकारा पा जाएं, ठीक। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो वाले दोस्त हैं जो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच लड़ाई लगवाएंगे। क्या करेंगे? लड़ाई लगवाएंगे। इनकी बॉन्डिंग को क्या कर देंगे? कमजोर। क्योंकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेंगे, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के बीच को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देंगे, तो इनकी गर्लफ्रेंड इनको इजीली छोड़ के चली जाएंगी। और ये क्या बना लिया? कार्बोकेटायन बना लिया। अब कार्बोकेटायन बनने के बाद इनके चांस नहीं है कि ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बना लिया कार्बोकेटायन। तो पोलर प्रोटिक प्रशांत के वो दोस्त हैं जो इनकी और इनकी वाली के बीच झगड़ा लगवाएं, मतलब इनके दोनों के बीच का बॉन्ड क्या किए? कमजोर किए। और यहाँ पर क्या निकला? X माइनस, ठीक। अब प्रशांत को लगा, रियलाइज तो हो गया कि यार लड़ाई तो हमारी थी नहीं, लड़ाई किसने लगवाया था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो इनको एक बार फिर से एतबार आ गया, ये सोचे कि X से फिर जुड़ जाऊं। तब इनके आते हैं वो वाले दोस्त जिनको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। क्या बोलते हैं? वीक बेस। अब वीक बेस क्या करेंगे, इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे प्रशांत के, और इनको समझाएंगे भाई अगर गई तो गई। ये क्या करेंगे, इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और इसको X से जुड़ने से मना करेंगे। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सैल्वेशन इफेक्ट, या इसी को हम लोग हाइड्रेशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब प्रशांत कहें चलो ठीक है, गई तो गई। अब इन्हीं का घर से ही एक बंदा निकलेगा, अल्फा तो निकल गया, अब बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो X के साथ भाग जाएगा एंड इट विल फॉर्म। प्रशांत रह गए देखते हुए, ठीक। पहले हेलोजन गंवा दिए अपने घर से, और उसके बाद इन्हीं के घर का बंदा हेलोजन के लेकर भाग गया, ठीक। पोलर प्रोटिक क्या काम करते हैं? कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड को कमजोर करते हैं, क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पार्शियली आयनिक है, पार्शियली आयनिक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक होता है। पोलर प्रोटिक क्या करेगा, जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच लकड़ी रख दो तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा कि नहीं? इसी तरीके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन दोनों के बीच आके इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए? कार्बोकेटायन में।
अब प्रशांत जी को रियलाइज हुआ कि भले ही मैं कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हुआ, चलो एक बार फिर से X के साथ जुड़ जाए, तो यहाँ पर किसका रोल आएगा, वीक एल्कोहल। ये वीक एल्कोहल इसका सेल्वेशन इफेक्ट दिखाएगा और प्रशांत को चारों तरफ से घेर लेगा कि भाई अब नहीं जाना है। प्रशांत जी संतुष्टि कर लिए, इन्हीं का घर से बीटा पोजीशन से, मगर बगल वाले घर से हाइड्रोजन निकल के हेलोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और कुल मिला के प्रशांत जी फुर्सत पा गए। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। चलो बताओ, इसको तो नहीं भूलोगे तुम लोग, प्रशांत तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। बताओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब वहां पर ये मत लिख देना कि प्रशांत और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच का बॉन्ड कमजोर करने के लिए, ये मत लिख के आना। बताओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को कमजोर करना। आई बात समझ में। अब बॉन्ड कमजोर हो गया तो कार्बोकैटायन इजीली बन जाएगा। अब एक चीज ये बताओ, जो तुम्हारा सॉल्वेंट है उसका रोल पहले स्टेप में है कि दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में। और पहला स्टेप क्या है, स्लो की नहीं फास्ट। भाई देखो पहला स्टेप स्लो है भाई, प्रशांत जी ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो ये काम क्या होगा, सीएल का भले ही दोस्त है मगर दोस्त बहुत दिन भड़काएंगे तब जाके सीएल निकलेगा, मतलब ये स्टेप क्या होगा, स्लो। कहा कि एक तो कैसो मिली है वो भी चली जाएगी, तो ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो स्टेप। पर जब एक्स निकल गई तो बगल वाले घर का लड़का, तुमको क्या लगता है वेट करेगा तब भर में इसको कोई और लेके चला जाए, वो तो तुरंत भागेगा ना, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। समझ में आई भाई, समझ में आई कहानी। यस सर। ठीक ठीक ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चूंकि आपने स्लो स्टेप में देखा, स्लो स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट था, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स CH3 CH2 CH3 की पावर 1, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक एक चीज अच्छे समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। और अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो रिएक्शन कंसंट्रेटेड होगी कि नॉन कंसंट्रेटेड, रिएक्शन कंसंट्रेटेड कि नॉन कंसंट्रेटेड, रिएक्शन कंसंट्रेटेड होगी कि नॉन कंसंट्रेटेड, रिएक्शन होगी नॉन कंसंट्रेटेड। जो रिएक्शन 2 स्टेप में होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कंसंट्रेटेड रिएक्शन। जो SN1 की प्रॉपर्टी पढ़े थे वही सब लिख दो, नॉन कंसंट्रेटेड SN1 सॉरी नॉन कंसंट्रेटेड रिएक्शन। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। और अगर कार्बोकैटायन में रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी होगी, मतलब अगर 2 डिग्री से वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है तो वो रीअरेंज भी हो जाएगा। आगे एग्जांपल समझाऊंगा। चौथा लिखिए। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, यहाँ पर आप लोग क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे वीक सॉल्वेंट, वीक बेसिक सॉल्वेंट। बेसिक सॉल्वेंट क्या करेगा, ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, सैल्वेशन या हाइड्रेशन इफेक्ट। ये वही दोस्त हैं जो प्रशांत से कहेंगे अरे यार अब कहाँ जा रहे हो, छोड़ो गई तो गई, सैल्वेशन या हाइड्रेशन इफेक्ट। अब पोलर प्रोटिक वो होंगे जो जहर बोएंगे, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम ज्यादा ही स्मार्ट हो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी, बहुत अच्छे से देख लो, टेम्परेचर शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लो, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 70 डिग्री, टेम्परेचर 70 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। और क्यों, अगर कम होगा तब क्या होगा वो भी समझाऊंगा। तभी क्या होगा, देन कार्बोकैटायन विल फॉर्म अल्कीन। अगर रिएक्शन में 70 डिग्री से टेम्परेचर कम है तो कार्बोकैटायन अल्कीन बनाएगा।
अगर रिएक्शन में टेम्परेचर 70 से कम है तो कार्बोकैटायन अल्कीन नहीं बनाएगा। आई बात समझ में? अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुन लो, अगर रिएक्शन में टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है तो कार्बोकैटायन अल्कीन बनाएगा और ये रिएक्शन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी समझाऊंगा इसको अच्छे से। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बट इफ टेम्परेचर इज, अच्छा एक चीज ये बताओ, SN1 रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक? नॉन कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बेटा जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो, उसे नॉन कंसंट्रेटेड कहते हैं। SN1 रिएक्शन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। SN1 रिएक्शन भी कहा था, वो रिएक्शन जो 2 स्टेप में होंगे उसे नॉन कंसंट्रेटेड कहते हैं। कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है यहाँ पर। ये बताओ SN1 एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो ध्यान से सुनो, अगर टेम्परेचर 70 से ज्यादा हुआ तब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बट इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस तब रिएक्शन एलिमिनेशन नहीं होगा, तब रिएक्शन क्या हो जाएगा? SN1 रिएक्शन हो जाएगा। अभी समझाऊंगा अच्छे से। SN1 रिएक्शन हो जाएगा। अभी क्या होता है समझाऊंगा अच्छे से, परेशान मत होइए। टेम्परेचर का रोल देख लेना, अगर रिएक्शन 70 से ज्यादा टेम्परेचर पे हो रही है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? SN1 रिएक्शन हो जाएगी। अभी आगे समझाऊंगा कैसे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी समझाऊंगा। सतवा देखिए पॉइंट, रेट ऑफ एलिमिनेशन, कितना जल्दी X छोड़ेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब मान लो कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो स्टेबल ही नहीं है तो एलिमिनेशन भी क्या होगा? स्लो होगा। और मान लो कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो क्या है कहते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा तेज होगा। मतलब कि ग्रुप्स तब ज्यादा तेज छोड़ेंगे जब कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है। रेट ऑफ reaction is also proportional to ability of leaving group। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, सबसे तेज कौन लीव करता है? OH, फिर I, फिर Br, फिर Cl-, फिर F। मतलब कि सबसे तेज कौन सा है? OH निकल सकता है, उसके बाद I, उसके बाद Br, उसके बाद Cl, उसके बाद F। तो अगर आपसे कोई पूछ ले CH3F और CH3Cl में एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा, तो अभी आपको पता है कि Cl ज्यादा तेज रिमूव हो सकता है तो ये कार्बोकैटायन जल्दी बनाएगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन तेज देगा। F जल्दी रिमूव नहीं होता तो ये कार्बोकैटायन देर में बनाएगा और रिएक्शन भी क्या होगी? स्लो होगी। तो रेट कितना तेज होगा वो डिपेंड करेगा कि जो ग्रुप लीव कर रहा है वो कौन सा है। अगर OH जुड़ा होगा तो OH सबसे तेज रिमूव होता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले ये बताओ एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा तेज होगी, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन ज्यादा तेज होती है कि डीहेलोजिनेशन रिएक्शन, तो आप क्या बताएंगे? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ज्यादा तेज होगी कि डीहेलोजिनेशन? टाइप करिए। OH ज्यादा तेज निकलता है कि हैलोजेंस? हाइड्रोजन से। OH जल्दी निकलेगा। आई बात समझ में? तो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो होता है वो तेज होता है एज कंपेयर टू डीहेलोजिनेशन। ये बात समझ में आई सभी को? एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लो। अभी तक जितना पॉइंट लिखा है एक बार पढ़ लो फिर आगे समझाता हूँ। इतने पॉइंट्स पहले अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो पढ़ लिए? 9वां पॉइंट टेम्परेचर वाला एक बार बता दीजिए। भाई देखो, अगर मान लो ये दो कंपाउंड है CH3 CH2 OH, पूछ ले कौन सबसे तेज एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। ठीक, कौन सबसे तेज रिएक्शन देगा एलिमिनेशन? तो आप जानते हैं OH सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो OH जल्दी रिमूव होगा तो कार्बोकैटायन सबसे तेज बनाएगा। ठीक है। Cl जल्दी देर में निकलता है तो ये कार्बोकैटायन क्या बनाएगा? स्लो बनाएगा और Br उससे तेज बनाएगा। तो कार्बोकैटायन जितना तेज बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन उतनी ही तेज होगी। OH
एज कंपेयर टू हैलोजन, ज्यादा तेज रिमूव हो सकता है, इसीलिए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमेशा हैलोजनेशन रिएक्शन से ज्यादा तेज होगी। यही समझा रहा हूँ बेटा, समझ में सर आया कोमल? टेम्परेचर वाला पूछ रहे हैं। टेम्परेचर बेटा अभी लिखाऊंगा मैं, रिएक्शन कराऊंगा ना पूरा, क्यों परेशान है, मैंने कहा ना उसको कराऊंगा। अगर टेम्परेचर 70 डिग्री है तब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और टेम्परेचर अगर 20 से कम है तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी। समझाऊंगा, क्यों परेशान है, ऐसे थोड़ी लिखा दे रहा हूँ, सबर करिए सब, एक एक चीज समझाऊंगा। इतना डिटेल में आपके यहाँ पढ़ाया ही नहीं गया होगा, ये पढ़ाया ही नहीं गया होगा, डिटेल की तो बात ही छोड़िए। वाज दिस टॉट इन योर स्कूल? नो सर। पढ़ाया गया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, वीक एल्कोहल किस स्टेप में ऐड होता है। सर कुछ नहीं पढ़ाया गया था। बाकी BBS का हाल मैं जान ही रहा हूँ, 20 साल से वो लोग पढ़ा रहे हैं मगर अभी तक ये सब नहीं जानते। चलिए ठीक, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना जो पढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी वही हाल है, ऊपर से जा रही। थोड़ा वीडियो बेटा तेज चल रहा है तो आप लोग उसको रिवाइज करिए घर पे। मैं जान रहा हूँ कि आपको इतनी तेज चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, मगर सिलेबस भी खींचना है, तो थोड़ा आप लोग रिवाइज करिए। मुझे नहीं लगता कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, 1 महीने से एक ही चैप्टर पे अटके हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, अच्छा ये अभी हम लोग सारी प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं, E1 रिएक्शन की। अभी मैंने आपको बताया कि रिएक्शन अगर 70 डिग्री पे हो रही है, कितने डिग्री पे, 70 डिग्री पे, तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और रिएक्शन अगर लेस देन 20 पे हो रही है, मतलब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम में हो रही है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, SN1 प्रोडक्ट। ये आगे अभी समझाऊंगा, ठीक है, अभी आगे समझाऊंगा रिएक्शन किस मदद से, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर 70 है तो रिएक्शन क्या होगी, इंडोथर्मिक होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और टेम्परेचर अगर 20 से कम है तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, SN1। ये आगे समझाऊंगा बेटा, परेशान मत होइए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, जो आपके वीक बेस हैं, प्रशांत के वो दोस्त जो वीक बेस हैं, मतलब कि वही अल्कोहल, वो वेट करेंगे कि पहले पोलर प्रोटिक को क्या कर लेने दो, बॉन्ड कमजोर कर देने दो, तब वीक बेस आएंगे। और वीक बेस किस में हेल्प करेंगे, पहले तो सैल्वेशन इफेक्ट दिखाएंगे, और दूसरा वीक बेस रिमूव्स बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए किसका काम पड़ेगा, वीक बेस। स्टेप 2 में ही तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता था, आफ्टर रिमूवल ऑफ हैलोजन। तो वीक बेस नाम ही है, तो ये बैठ के इंतजार करेंगे कि पहले हैलोजन निकल जाए, तब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकलवा देंगे, ठीक। और साथ ही साथ सैल्वेशन इफेक्ट तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अब देखो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, एक आध एग्जांपल मुझे लेने दीजिए। चलिए पहले SN1 की सारी प्रॉपर्टीज आपको समझा दें, तभी कल ही रिएक्शन लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। कल मुझे आपको सेट रूल पढ़ाना है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी उसको नहीं ले रहा हूँ। बस ध्यान से देख लो, E1 रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, E1 रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, और दूसरे स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन में वीक एल्कोहल ऐड होगा और बीटा एलिमिनेशन होगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो ध्यान से सुनो, इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अगर हम ये कह दें तो कोई गलती है क्या, कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैलोजन मतलब अल्फा एलिमिनेशन को फेवर करेगा। अल्फा एलिमिनेशन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर दीवार ऐसे बना देगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे मान लो इथेनॉल लिए हो, तो इथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 35 होता है, तो ये कार्बन और Cl के बीच के बॉन्ड को 35 गुना कमजोर कर देगा। अब इजीली कार्बोकैटायन बनेगा,
ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया? इट इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ये स्टेबल है। आई बात समझ में? तो ये जल्दी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एलिमिनेशन होने के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल है। ठीक है। पोलर प्रोटोकॉल सॉल्वेंट का काम क्या था? Cl को रिमूव कराना, और ये प्रोसेस क्या था? स्लो प्रोसेस था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स रिएक्टेंट की पावर 1, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? 1। और इस रिएक्शन कौन सा हो गया? यूनिमोलिक्यूलर। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकैटायन। अब स्टेप 2 में क्या होगा? अभी तक देख लो, जो वीक एल्कोहल है वो बैठा है शांति से, वो कुछ नहीं कर रहा है पहले स्टेप में। अब कहेगा चलो अब कार्बोकैटायन निकल गया, अब हम क्या कराएंगे? बीटा एलिमिनेशन कराएंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देख लो, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। अब यहाँ पर तीनों बीटा कार्बन एक ही जैसे हैं, तो चाहे जहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमने यहाँ से निकाल दिया तो ये हो जाएगा CH2 C CH3 CH3, ये बन गया प्रोडक्ट। और यहाँ पर ये जो बीटा एलिमिनेशन हुआ, यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला वो किसके कारण निकला? वीक एल्कोहल के कारण। ठीक। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है? इंडो। तो रिएक्शन कितने डिग्री पे होगा? 70 या 70 से ज्यादा, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ध्यान से सुनो, एक कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया कि अगर रिएक्शन 70 से कम होगा तब क्या होगा। ध्यान से देखो, मान लो ये आपका कंपाउंड है, इसमें आपने रिएक्शन को 70 डिग्री पे कराया और एक बार रिएक्शन को आपने 20 डिग्री पे कराया, तो पहले स्टेप में वही होगा। पहले स्टेप में कौन रोल प्ले करेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों में रोल प्ले करेगा और यहाँ से Cl निकाल के ये क्या बना देगा? दोनों जगह कार्बोकैटायन। यही प्रोडक्ट दोनों में बनेगा, चाहे टेम्परेचर 70 हो चाहे 20। तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन ही बनेगा। अब स्टेप 2 में अगर टेम्परेचर 70 से ज्यादा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और जो एल्कोहल होगा, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज CH3O-H+, ये आपका एल्कोहल है। तो ये एल्कोहल क्या कराएगा? ये बीटा एलिमिनेशन कराएगा। ये क्या कराएगा? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। ये बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा एंड इट विल फॉर्म CH3 CH2, यहाँ से हम निकाल रहे हैं CH2-, और ये दोनों मिलके अपना क्या बना लेंगे? CH3 CH2 CH2। ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। बट अगर यही टेम्परेचर 20 डिग्री से कम है, क्या कम है? टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर SN1 रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में यहाँ पर जो एल्कोहल है, एल्कोहल फॉर एग्जांपल CH3O-, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम है तो जो वीक एल्कोहल है वो हाइड्रोजन को नहीं निकलवाएगा, वो खुद क्या करेगा? कार्बोकैटायन पे जाके बैठ जाएगा एंड यू विल गेट CH3 CH2O CH3 एंड CH3। ये जो पोर्शन है वो जाके कहाँ पर बैठ जाएगा? कार्बोकैटायन पे, और यहाँ पर बनेगा SN1 प्रोडक्ट। तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 2, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 70 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा है, तो याद रखना, अगर कोई पूछ ले वीक एल्कोहल का रोल क्या है, तो कहना कि अगर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो वीक एल्कोहल बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करके अल्कीन बनाएगा। बट अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम है तो रिएक्शन इंडोथर्मिक होगी। यहाँ पर जो एल्कोहल है वो हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा, वो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो खुद जाके कार्बोकैटायन में जुड़ के SN1 प्रोडक्ट दे देगा। बताओ, ये बात समझ में आई? Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? समझ में आ गया कोमल जी आपका क्वेश्चन जो था? तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। समझ के मजा आई एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ के? बताओ, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ के मजा आई? वेट करिए 2 मिनट आप लोग। एकदम।
देखिए मुझे नहीं पता कि इसमें इवन रिएक्शन पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, बट लेट अस Wait! दिस इज नॉट Did you elimination download reaction. Grammarly? Hey everyone, it's Professor Davis again. This time I'm going to talk to you a little bit about elimination reactions. But before I do this, I would recommend anyone who has not yet watched the SN1, SN2 video that as we get, first of which that proton, which can make a new bond to a proton. Next, I'm going to define something called the alpha proton, the electrophilic function, as in separate stable species, to eliminate the distinct to occur E1 mechanism. An E1 mechanism has a tendency to occur when we have a weak nucleophile, a highly substituted electrophile, and a fairly good leaving group. So we have most of the ingredients necessary for an SN1 reaction, but we don't have a very good nucleophile. And let's take a look at how that affects this reaction. अच्छा, एक चीज ध्यान से बेटा सुन लो, यहाँ पर जो बेस ले रहे हैं वो वीक बेस है। वीक बेस है इसलिए यहाँ पर जानते हो ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वीक बेस जानते हो ये आप लोग कि वीक बेस क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को रिमूव करता है। यहाँ पर हमने जो बेस लिया है वही वीक है। React. So let's say that I've got the T-butyl halide as in this example, but instead of a stronger nucleophile, I've got something like phosphate anion. Now phosphate, watch the SN1. We have several, of course, we can have a relatively good nucleophile. I can expect a subset species, isn't it? As a book between the alpha ion entropy using it. We're usually dealing with like really large, really bulky nucleophile. A great example of this is diisopropylethylamine. ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो कार्बन और इस जो आपका ब्लू कलर का बॉल है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड कमजोर करता है। अब देखो ये हैलोजन निकल गया, क्यों निकला? ड्यू टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इनके बीच का बॉन्ड कमजोर कर दिया, इससे ये निकल गया। अब ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन? 3 डिग्री का। अब कार्बोकैटायन पे कौन आके अटैक करेगा? बेस। बेस क्या कराएगा? ध्यान से सुनो, बेस का काम होता है बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कराना। बेस क्या होते हैं? बेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर। व्हाट आर बेस? बेस आर योर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये प्रोटॉन निकालेंगे मतलब H+ निकालेंगे। देखो H+ निकल गया कि नहीं? और जैसे ही H+ निकला ये सिंगल बॉन्ड किधर आके डबल बॉन्ड बन गया। फिर से देख लो, ये देखो तुम्हारा मॉलिक्यूल है 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। अब आपको पता है यहाँ पर जब Cl निकलेगा पहले स्टेप में तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा जो कि स्टेबल है, तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है, पहले स्टेप में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होगा? कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड को कमजोर कर देना। ठीक, अब जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालेंगे पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में हैलोजन निकल जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने क्या कर दिया? हैलोजन निकाल दिया। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बन गया? 3 डिग्री का। अब देखो कार्बोकैटायन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम सिर्फ इतना था कि वो आपके कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड को कमजोर कर दे, ठीक, और वहां से हैलोजन को निकाल दे। अब हैलोजन निकला, अब आएगा यहाँ पर बेस। बेस क्या होते हैं? बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब वीक बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन लेते हैं। प्रोटॉन का मतलब H+ लेना, मतलब कि ये बीटा कार्बन से क्या निकाल देंगे? H+।
बोलो बेटा, समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? E1 रिएक्शन समझ में आया? अब देखना बेटा, SN1 और E1 अच्छे से पढ़ लो, ठीक। यहाँ पर याद रखना, अगर 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा, सर फिजर प्रोजेक्शन में RS नॉमेनक्लेचर के लिए इंटरचेंज करना जरूरी है। बेटा इंटरचेंज अगर तब करेंगे जब हाइट जो जिसकी प्रायोरिटी, मान लीजिए प्रायोरिटी जो चौथा वाला है, अगर वो नीचे नहीं है तब उसको नीचे लाएंगे, तब इंटरचेंज करेंगे। मगर वो अगर मान लो चौथा वाला पहले से ही नीचे प्रेजेंट है, मतलब जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, अगर वो पहले से ही नीचे है, तो वहां पर इंटरचेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो तुम्हारा जो जिसकी प्रायोरिटी पहले से ही नीचे है, तब तुमको इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बेटा, मुझे याद नहीं है 11th में क्या पढ़ाया था। बोलो E1 रिएक्शन अच्छे से समझ में आया सभी को? एलिमिनेशन रिएक्शन कितने तरीके का हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, दो टाइप, अल्फा बीटा अल्फा गामा। अल्फा बीटा में अल्कीन, अल्फा गामा में साइक्लिक कंपाउंड, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन E1 E2 E1 CB। E1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, कार्बोकैटायन बनता है और फिर प्रोडक्ट बनता है। E2 रिएक्शन 1 स्टेप में होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। E1 CB E1 का अपोजिट है, उसमें कार्बोएनायन बनता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि E1 रिएक्शन जो होगी 2 स्टेप में होगी, कार्बोकैटायन बनेगा। बट टेम्परेचर जब 70 डिग्री है तो ये कार्बोकैटायन में अल्कोहल जो है, ध्यान से सुन लो, अल्कोहल सेकेंड स्टेप में ऐड हो रहा है। अगर टेम्परेचर 70 से ज्यादा है तो अल्कोहल क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बीटा पोजीशन से और अल्कीन बनाएगा। बट अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं इंडोथर्मिक होगा, तो अल्कोहल का जो नेगेटिव पोर्शन है वो खुद जाके जुड़ जाएगा कार्बोकैटायन से, SN1 प्रोडक्ट बना देगा। Is this clear to everyone? Go home and revise this very well, ठीक है। अभी जो बेटा पढ़ाया वो ध्यान से देखो, जो पिछले वाली क्लास में बताया था, जो पिछली वाली क्लास में बताया था, ठीक है। लीव एवरीवन, लीव एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, ओके लीव एवरीवन। चलिए आप बताइएगा कैसे इंस्टेंट आ जाता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक एग्जांपल लिख के मुझे भेजिएगा, मैं देखूंगा क्या कह रहा है। एक एग्जांपल लिख के भेज दीजिएगा। किसी को कुछ और डाउट है? लीव करिए बेटा, लीव करिए।